अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने आपका लेक्चर 3 पढ़ रहे थे, लेक्चर 4 पढ़ रहे थे आप? स्लाइड 3 पढ़ रहे थे सर, उसकी आई थिंक 15 स्लाइड्स हुई। 15 स्लाइड हुई थी एसडीएलसी वाले की। जी जी। 15 तक हो गई, ठीक हो गया। चलिए एसडीएलसी को हम कंटिन्यू करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक फ्रेमवर्क है जिससे जो है आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को उस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, और उसके अंदर जो एक्टिविटीज है उनकी डिस्कशन चल रही थी। फेज 4 में आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम डेवलपमेंट है। इसके लिए आप पहले सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। या तो आप ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर जो यानी फर्ज किया आपके पास एक सिस्टम आपने डेवलप करना है, और उसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपको बिल्ट इन मिल जाती हैं, तो आप क्या करेंगे, ऑफ द शेल्फ उनको परचेज करके उनको एम्बेड कर लेंगे अपने सिस्टम के अंदर, बजाय ये कि खुद से डेवलप करें। तो वो क्या होते हैं, इस सूरत में आप जो है ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑफ द शेल्फ से नहीं हो रहा, तो आपको फिर कस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है। ये दोनों ऑप्शन होती हैं। यानी सॉल्यूशन जैसे नॉर्मल भी ऐसे ही होता है कि आप फर्ज किया आपने कोई ड्रेस लेना है, पहली कोशिश आपकी होती है कि जो मेरी ज़रूरत का ड्रेस है अगर वो आपको ओपन मार्केट में मिल जाए, रेडीमेड मिल जाए, तो आप उसको लेते हैं। अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता तो फिर आपको उससे स्क्रैप हो जाते हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट में ये है कि आप ऑफ द शेल्फ अगर आपका काम चल रहा है तो आप ऑफ द शेल्फ ले लेते हैं, अदरवाइज आपको फिर वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना पड़ता है। फिर जो उस सिस्टम को रन करने के लिए जो आपको हार्डवेयर रिक्वायर होता है आप वो रिक्वायर करते हैं। फिर नए सिस्टम को टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग की भी फेजेस हैं। पहले नंबर पे जो आपकी यूनिट टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग के अंदर आप एक एक मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। देन उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, तो आप उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करने के बाद टेस्ट करते हैं। मसलन अभी यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग को ज़रा समझ लें। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आपके सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन भी होती है और सॉफ्ट हार्डवेयर की इंटीग्रेशन भी होती है। फर्ज किया आप लोगों ने फेस रिकग्निशन का जो है वो मॉड्यूल भी ऐड किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर भी चल रहा हो जो डेटाबेस से ऑथेंटिकेट करवा रहा हो। दूसरा जो है उसके अलावा आपकी जो फेस रिकग्निशन का डाटा वो भी, तो उन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तब आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग मुकम्मल होगी।
ठीक है। इसी तरीके से और भी पार्ट्स को जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स की जब चीज़ें इंटीग्रेट होने के बाद आप टेस्ट करते हैं तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग आ जाती है। उसके बाद इसी फेज के अंदर आपने क्योंकि डेवलप सिस्टम आपने किया होता है तो फिर यूज़र का मैनुअल भी आप ही डिज़ाइन करते हैं कि और ऑपरेटर्स के लिए और यूज़र्स के लिए कि अब इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, तो यूज़र मैनुअल भी जो है आप उससे डेवलप करवाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद फिफ्थ फेज जो है वो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की है। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम। अब इसमें क्या है कि आप जो ओल्ड सिस्टम है उसको लेगेसी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कन्वर्जन का फेज है। मसलन इसकी मिसाल ये है, अगर फर्ज किया आपने किसी बैंक का सॉफ्टवेयर बनाया तो बैंक पे ऑलरेडी पहले एक सॉफ्टवेयर चल रहा था और वो जो पहले चल रहा था उसको हम क्या कहेंगे, लेगेसी सॉफ्टवेयर। फिर क्वेश्चन ये है कि वो लेगेसी सॉफ्टवेयर को चेंज करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो जो आजकल जो बिजनेस जो है वो ट्रेंड्स फास्ट चल रहे हैं। आपने देखा कि डिपार्टमेंट्स के अंदर इवन बैंक्स के अंदर आज से पहले जो 50 साल पहले जो बिजनेस था और जो आज का बिजनेस है बैंक का उसमें बड़ा डिफरेंस आ गया। अब जब बिजनेस चेंज होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है। अब एक सॉफ्टवेयर 30 साल पहले बनाया है तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी में बना होगा, तो अब जो है वो नई टेक्नोलॉजीज आ गई है। तो फिर वो जो पहले वाला सिस्टम है उसको क्या कहेंगे, लेगेसी सिस्टम कहेंगे। मतलब वो कोबोल में बना हुआ फर्ज किया बैंक का सिस्टम, अब जो है आप नई टेक्नोलॉजी में बनवा रहे हैं तो उस लेगेसी सिस्टम को आप कन्वर्ट करेंगे न्यू सिस्टम में, यानी उसको लॉन्च उसको आप जो है डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अच्छा, अब इसमें फिर आप सिस्टम जब आप डिप्लॉय कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो अब आपके पास फेज आती है कि यूजर्स को ट्रेन करें। यूजर्स को ट्रेन करें। यूजर को ट्रेन जो भी है वो भी इम्प्लीमेंटेशन फेज में आता है कि अब जो यूजर है उसको सॉफ्टवेयर को चलाना सिखाना, उसको जो ट्रेन करना, उसको यूजर मैनुअल्स प्रोवाइड करना। ठीक है। उसके बाद कंपाइल फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। अब जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी दो एस्पेक्ट से बनती है, बल्कि दो भी नहीं, मैनी एस्पेक्ट से बनती है। एक तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्यूमेंट बनता है, एक जो है प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्यूमेंट, यानी हर एक के सारे को कंबाइन करके अगर फर्ज किया सॉफ्टवेयर मुकम्मल होने के बाद आप कोई बंदा परचेज करता है या उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये है, एक तो ये है ना परचेज करता है उसको तो वो आप मैनुअल देते हैं, यूजर मैनुअल यूजर ट्रेनिंग वगैरह ये सारी चीजें होती है। दूसरा ये है कि अगर आपको 1 साल के बाद उस सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़े तो फिर क्या चीज काम आएगी, उस सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन काम आएगी, जिसकी मदद से अब जरूरी तो नहीं कि जिस एम्प्लॉय ने बनाया वो अभी भी आपके पास ही है, वो तो चेंज होने के चांसेस है। इस सूरत में अगर कोई नया डेवलपर उसको देखेगा तो डॉक्यूमेंटेशन की मदद से उसमें उसको मेंटेन कर सकेगा, उसको अपडेट कर सकेगा। उसके बाद एवेल्यूएट द न्यू सिस्टम। उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन के बाद सिस्टम को एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट कैसे करेंगे, वो इन टर्म्स ऑफ वो डिफरेंट चीज़ें हैं एवेल्यूएट करने की। वो जो यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं उनसे भी आप एवेल्यूएट करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्वे कि भाई आपने इसको कैसे पाया। फिर टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एवेल्यूएट कर सकते हैं कि वो सही है नहीं है। तो अब यूजर ट्रेनिंग में ये चीज़ जो है वो easy ease into system, make them comfortable and gain their support. Most commonly ignored can be comments before equipment delivery, outside trainer sometime use। तो यूजर ट्रेनिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि यूजर को ईजनेस प्रोवाइड करते हैं कि वो कैसे जो है ईज फील करता है, और फिर उसमें जो शुरू में इनको प्रॉब्लम्स आती हैं उनको जो है आप उसको इग्नोर भी करते हैं, और ट्रेनर्स भी रखते हैं उस सॉफ्टवेयर को यूजर्स को ट्रेन करवाने के लिए। अभी आगे आगे यहाँ पे एक बात आ गई थी कन्वर्जन की। ये जो कन्वर्जन है इसकी भी कैटेगरीज हैं कि आप इसको अब एक सॉफ्टवेयर बनाया
क्या आप उसको किस तरह उसको जो है वो लेगेसी से कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, न्यू के अंदर, उसके डिफरेंट वेज हैं। पहला वे है कि आप क्रैश अप्रोच यूज करते हैं, या डायरेक्ट अप्रोच, या प्लंज अप्रोच। इसमें क्या होता है कि आप पूरे का पूरा सिस्टम जो रिप्लेस कर देते हैं, पुराने की जगह नया रिप्लेस कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रैश अप्रोच या डायरेक्ट अप्रोच। इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो फिर उस स्ट्रेस को भी आप लोगों ने बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते, दूसरी अप्रोच है पैरेलल अप्रोच। पैरेलल अप्रोच में आप ये क्या करते हैं कि both system are operated side by side until the new system prove itself. Both systems are, यानी पहले वाला भी चल रहा होता है और नया भी आप लॉन्च करते हैं, तो दोनों पैरेलल चलते हैं, ताकि उससे अगर कोई वो चेक कर लें कि क्या वो स्ट्रेस को उठा रहा है या नहीं। तीसरी अप्रोच है पायलट अप्रोच। पायलट अप्रोच में क्या करते हैं कि आप कुछ कम्युनिटी के ऊपर उसको डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं कि उन पे अगर थोड़ी कम्युनिटी के ऊपर सही चल रहा है तो फिर उसको स्टेप बाय स्टेप जो है आप उसको बढ़ाते हैं। कम जैसे पहले आपने फर्ज किया एक ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो सिस्टम उनको कहा अब आप ये नया यूज करें, कुछ अर्सा वो चलाते हैं, फिर आप उसको वो पूरी कंपनी वाइड जो है डिप्लॉय करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये पायलट अप्रोच है। फिर चौथी अप्रोच है इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्या, आप पार्ट्स बाय पार्ट करते हैं जी। अभी जैसे अगर फर्ज किया यूनिवर्सिटी में आप कहते हैं पहले एक डिपार्टमेंट वालों को जो है वो कहा कि आप सॉफ्टवेयर यूज करें, फिर दूसरे को कहा, फिर तीसरे को कहा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कुछ चीजें वेरी भी करती हैं। तो फिर इस तरह के जो है उसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोच, आप स्टेप बाय स्टेप जो है उस सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में क्या है, अभी वो बात हो रही थी वहां पे, हमने चूंकि स्लाइड को नहीं चलाया था तो इसके अंदर थोड़ी सी एनिमेशन की वजह से भी तरतीब चेंज हो जाएगी। इवेल्युएशन मेथड क्या है कि आप सिस्टम को ऑडिट करते हैं। सिस्टम को क्या करते हैं, ऑडिट। जो ऑडिटर होता है वो ये चेक करता है कि जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक ये परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं। एक तो है सिस्टम ऑडिट के जरिए आप वैल्यूएट करते हैं, दूसरा पीरियाडिक वैल्यूएशन, चेकअप फ्रॉम टाइम टू मॉडिफिकेशन इफ नेसेसरी। आप वो क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क तो नहीं आया, कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो जो है वो पीरियाडिक जो है चेकअप्स जो है उसकी मदद से आप इसको क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। उसके बाद जो चेंजेस आती हैं सिस्टम में, है ना कि मॉडिफिकेशन आ गई अगर जरूरत है, उसमें वो देखना है कि वो फिजिकल रिपेयर ऑफ सिस्टम है या करेक्शन ऑफ न्यू बग्स फाउंड, करेक्टिव है कि यानी सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर कुछ चेंज है, कोई बग है जिसको आपने वो फिक्स करना है, या फिर सिस्टम एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंटल चेंज। इसका क्या मतलब है, मसलन अब जैसे डिपार्टमेंट्स में डिग्रीज प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम में एक कंप्यूटर साइंस के अंदर उसका आर्किटेक्चर कुछ और है, इंजीनियरिंग में चले जाएंगे उसकी कुछ और है, बायोलॉजी में चले जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो वो एनवायरनमेंट के लिहाज से जो एडजस्टमेंट या फाइन ट्यूनिंग होती है सॉफ्टवेयर की, वो भी एक टाइप ऑफ चेंज है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ यूजर चेंज नीडेड, उसमें यह है कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अडेप्टिव बनाने के लिए, मेरे पहले वाले सिस्टम में तो ऐसे होता था, अगर इसमें कुछ ऐसी चीज हो जाए तो वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्टमेंट की जाती है कि इसमें तो मुझे रिपोर्ट भी चाहिए, इसमें तो ये चीज भी चाहिए, इस तरह की चीज। चेंज टू यूजर बेटर टेक्निक विद दे बिकम अवेलेबल प्रेडिक्टिव, चेंज टू यूजर बेटर टेक्निक व्हेन दे बिकम। अब इसमें ये जो यूजर अडेप्टिव भी है, इसमें ये भी हो सकता है कि मसलन आप ये कहते हैं जी, अब देखिए ना जैसे हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस की एजेंसीज होती हैं। मसलन इंजीनियरिंग वालों के लिए जो है वो पीईसी आती है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एजेंसी, जो आके उनकी क्वालिटी को चेक करती है। उनका जो डाटा मांगने का अंदाज वो कुछ और है। फिर अगर हमारे कंप्यूटर साइंस में देते तो एनसीएससी है, तो इसी तरीके से मेडिकल वालों की अलग है, बायो वालों की अलग है। तो हर एक की अपनी अपनी एजेंसी है, वो अपने लिहाज से डाटा मांगते हैं। तो आपके जो जैसे यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, क्या वो सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो वो यूजर लेवल की जो है उसकी चेंज आ जाएगी।
चेंज टू यूजर बेटर टेक्निक व्हेन दे बिकम अवेलेबल परफेक्टिव, तो फिर यूजर के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना। अब यहाँ पे जो SDLC है, SDLC के नतीजे में हमारे पास ये कुछ डिलीवरेबल्स आते हैं। डिलीवरेबल्स क्या, कि हर फेज की कंप्लीशन के ऊपर कोई ना कोई आपका गोल अचीव होता है, कुछ ना कुछ डिलीवरेबल अचीव होता है। तो डिलीवरेबल्स क्या है कि आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपके पास फिजिबिलिटी, अप्रूव्ड फिजिबिलिटी स्टडी आती है। फिजिबिलिटी स्टडी में फैक्ट्स होते हैं कि अच्छा सिस्टम में क्या बनाना, लेकिन वो इनिशियल लेवल पे होती है। फिर आप उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के अगेंस्ट प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन सिस्टम एनालिस्ट बनाता है, एनालिसिस करके प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन बनाता है, SRS डॉक्यूमेंट इसके नतीजे में आता है। फिर सिस्टम डिजाइन के डिजाइन में डिजाइन स्पेसिफिकेशन आता है, डिजाइन डॉक्यूमेंट आता है। फिर सिस्टम डेवलपमेंट के अगेंस्ट आपकी कोड और टेस्टेड सिस्टम्स आती हैं, और सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में आपकी सिस्टम कन्वर्टेड यूजर ट्रेनिंग के जो है वो आती है, यानी यूजर ट्रेंड हो जाते हैं और सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है इसके नतीजे में। और मेंटेनेंस में आप क्या करते हैं कि आप जी, तो इसके नतीजे में आप ऑपरेशनल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है जब मेंटेनेंस। अगर इन फेजेस के अंदर, यहाँ पे 1 के बाद सेकंड फेज आती है, अगर आप अगर किसी भी फेज के अंदर, एक सेकंड में फोन अटेंड कर लूँ फिर आपसे बात करते हैं।